हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी 365। आज हम इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस करेंगे और आज के न्यूज़पेपर में बहुत ही ज़्यादा दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और ये मैं बात करूँ तो बहुत एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक ज्योग्राफी का टॉपिक है एंड अदर टॉपिक इज़ फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटी। सो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 3 पे जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का एक न्यूज़ पब्लिश हुई थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हैं मध्य प्रदेश में अपना रैली करने और उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस को भी वहाँ पर स्टार्ट किया है। ये प्रधानमंत्री मोदी इंटरेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ और इन्होंने अपने इस विजिट में, एमपी की विजिट में सबसे ज़्यादा जो फोकस किया है वो करा है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और इन्होंने ये भी बोला है कि जो अपोजिशन है वो इंस्टिगेट कर रहे हैं मुस्लिम्स को, माइनॉरिटीज़ को इंस्टिगेट कर रहे हैं। मीन्स कि ये उनको भड़का रहे हैं कि ये आपका जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भी होगा आपके रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स है या उनके जो रिफॉर्म रिलीजियस जो एक्ट है उनको ओवरटेक कर लेगा और पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही कोड अब एप्लीकेबल होगा। तो ये जो अपोजिशंस है अपार्ट फ्रॉम बीजेपी सेंटर में है, इस वजह से जो भी अपोजिट पार्टीज हैं वो इंस्टिगेट कर रही है मुस्लिम्स को। ठीक है, नेक्स्ट। प्राइम मिनिस्टर मोदी पुशेस यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉजेज अपोजिशन ऑफ इंस्टिगेटिंग मुस्लिम। ये इसी न्यूज का ये कंटेंट है। इसमें क्या बोला गया है, पीएम मोदी इन एमपी मेड द अटेंशन टुवर्ड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। एमपी में पीएम मोदी ने, ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि ये इन्होंने सबसे ज़्यादा अटेंशन यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में करी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पीक्स इक्वल राइट्स फॉर सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन भी इक्वल राइट्स के बारे में बात करता है सिटीजन के, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मेंशन किया गया है। ठीक है, ऑल्सो सेड पीएम मोदी, और क्या कहते हैं, कंट्री कैन नॉट हैव सेपरेट लॉज फॉर इट्स पीपल। एक कंट्री में सेपरेट लॉज नहीं एग्जिस्ट कर सकते, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए, डिफरेंट जो भी रिलीजन्स है उनके लिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेट्स द स्टेट टू सिक्योर यूसीसी। मैंने आप लोगों को अभी बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेट करता है स्टेट को। ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 44 है, जिसके बारे में हम आगे आगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे। पेज नंबर 18 पे इसी टॉपिक से रिलेटेड एक डिबेट है, द सिविल कोड डिबेट। अब इसमें हम जानेंगे कि सिविल कोड कहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब इसमें हम जानेंगे कि सिविल कोड कहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्यों ज़रूरी है ये, और ये सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस ला सकता है। भोपाल में स्पीच दी थी पीएम मोदी ने ट्यूसडे को। मेजर फोकस उनका यूनिफॉर्म सिविल कोड था। ठीक है, अब न्यूज़पेपर की इस कटिंग को मैंने आप लोगों को ये दिखाया है और इसमें बताऊंगा कि हर प्रॉपर पैराग्राफ में क्या क्या बताया गया है। ठीक है, ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए भी समझना कि ठीक है, कि एक फर्स्ट रीडिंग में इजीली आप समझ सकते हैं। जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो बात करता है यूसीसी की। अपोजिशंस के ऊपर वो एक तरह से काउंटर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन इंस्टिगेट कर रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को यूसीसी के अगेंस्ट में इंस्टिगेट कर रहे हैं, भड़का रहे हैं ओपोजिशन जो भी पार्टी है कि आप लोगों को ये नहीं मानना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आ सकती है ये। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और सेकंड लॉ कमीशन अभी उन्होंने टाइम दिया है कि विद इन 30 डेज हमें रिव्यूज़ दीजिए। विद इन 30 डेज रिव्यूज़ दीजिए, पब्लिक रिव्यूज़ होने चाहिए और जो गवर्नमेंट और एनजीओ जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके रिव्यूज़ होने चाहिए। तो 22nd लॉ कमीशन ने रिव्यूज़ मांगे हैं यूसीसी के ऊपर। ठीक है, व्हाट इज यूसीसी? यूसीसी क्या होता है? यूसीसी इज द आइडिया ऑफ हैविंग कॉमन कोड ऑफ पर्सनल लॉ फॉर पीपल ऑफ ऑल रिलीजन। ये भी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, कॉमन लॉ होता है, एक आइडिया है कॉमन लॉ का कि जितने भी लोग हैं, जैसी भी जो भी डाइवर्सिटी है, जितने भी सेक्शंस के लोग एक ही एरिया में, एक ही रीजन में रहते हैं, उनको एक कॉमन लॉ मानना चाहिए। यूसीसी इसके बारे में बात करता है।
ठीक है। आज की डेट में हर एक रिलीजन अपने कुछ ना कुछ लॉज रखता है, जैसे हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, तो इसमें भी सक्सेशन लॉ होता है, मैरिज लॉ होता है, ठीक है। और अगर आपको दोनों भी नहीं माना, स्पेशल मैरिज एक्ट होता है। तो ये सब चीज़ें हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लॉज है डिफरेंट सेक्शंस के लिए सोसाइटी के। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी बात करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है पार्ट 4 में, वो किसके बारे में बात कर रहा है? यूसीसी के आर्टिकल 44, ठीक है। यहाँ पर आपका मेंशन है आर्टिकल 44 क्या कह रहा है? एंडेवर टू सिक्योर फॉर सिटीजन ऑफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपका इस पैराग्राफ में गिवन है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, और लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट उसको एप्लीकेबल करे, इम्प्लीमेंट करे या ना करे, इट्स अप टू द गवर्नमेंट। लेकिन कुछ भी ऑब्लिगेशन नहीं है, बहुत जरूरी नहीं है। अब इसके थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं यूसीसी के बारे में। लेंथीएस्ट डिस्कशन हुआ था यूसीसी में, यूसीसी के ऊपर, और 23 नवंबर 1948 में मुस्लिम अडॉप्टिंग कॉमन सिविल कोड, मुस्लिम्स जो थे उस टाइम पे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, वो कॉमन सिविल कोड अडॉप्ट करने के लिए राजी थे। लेकिन उनकी एक कंडीशन थी कि जो भी उनके रिलीजन या जो भी माइनॉरिटी के जो भी लोग हैं, उनका कंसेंट होना बहुत जरूरी है। तो एक तरह से ये इन्होंने मना ही कर दिया था कि हम लोग नहीं मानेंगे, इनडायरेक्टली ये नो था, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है विद द कैविएट दैट इट वुड अप्लाई टू सिटीजन विद प्रायर कंसेंट। कंसेंट मतलब कि वो एग्री करे उस चीज को, ठीक है। अब यहाँ पर एक मोहम्मद इस्माइल हैं, जो एक मेंबर थे मद्रास से, उन्होंने क्या प्रपोज करा था? एक प्रोवाइजो प्रपोज करा था कि इसमें एक चीज होनी चाहिए, द पर्सनल लॉ ऑफ एनी कम्युनिटी विच हैज बीन गारंटीड बाय द स्टैट्यूट शैल नॉट बी चेंज एक्सेप्ट द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द। तो ये कह रहा है कि जो भी पर्सनल लॉ है किसी भी कम्युनिटी का, वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, मोहम्मद इस्माइल दोबारा क्या कहते हैं? कम्युनिटी राइट टू फॉलो इट्स पर्सनल लॉ। तो इस पैराग्राफ में मोहम्मद इस्माइल कहते हैं कि हर एक कम्युनिटी का अपना राइट होता है कि वो अपने पर्सनल लॉ को फॉलो करे, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, जो लास्ट पैरा जो गिवन है, इसमें पूरा आपका क्रिटिसिज्म दिया हुआ यूसीसी के बारे में, ठीक है। Naziruddin Ahmad from the West said it was not just a Muslim who would inconvenienced by the UCC, as each religious community has its own religious belief and practices। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम ही नहीं इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या काउंटर कर रहे हैं, और भी रिलीजियस कम्युनिटी है जिनके अपने रिलीजियस बिलीव एंड प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। और इसके अलावा अब इसी आर्टिकल में एक चीज मेंशन है हिंदू लॉ सिस्टम के बारे में। मिक्ताक्षरा और दयाभागा दो ऐसे सिस्टम है जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, कि मिक्ताक्षरा में क्या होता है कि जैसे मिक्ताक्षरा में क्या होता है, जो सन है बाय द टाइम ऑफ बर्थ, वो प्रॉपर्टी का एक तरह से इनहेरिटेंस हो जाता है, उसको एक तरह से वो प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है बाय द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ से ही वो क्लेम कर सकता है। कर दे, ठीक है। मिक्ताक्षरा में क्या होता है, जो सन होता है वो प्रॉपर्टी को क्लेम फ्रॉम द बर्थ वो क्लेम कर सकता है, बर्थ के बाद वो कभी भी क्लेम कर सकता है। लेकिन दयाभागा सिस्टम में जो सन है वो आफ्टर द डेथ ऑफ फादर के बाद, वो फादर की डेथ के बाद वो क्लेम कर सकता है। तो ये ऐसे दो सिस्टम है हिंदू लॉ में, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि ये हर सेक्शन अपने अपने पर्सनल लॉज को फॉलो करता है। तो उस पर्सनल लॉ को फॉलो करने के बाद कोई क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉलो करेगा, ठीक है, क्योंकि वो सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, इस वजह से, ठीक है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि वन नेशन वन कोड का उनका है कि उसकी वन नेशन वन कोड का उनका एजेंडा है कि पूरी कंट्री एक ही सिविल कोड के साथ गवर्न करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट,
Finally, Ambedkar, the then chairman of the drafting committee, pointed out the bearing northwest frontier province Muslims. उन्होंने बोला जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के जो मुस्लिम है उनके अलावा अपार्ट फ्रॉम देम जो भी डिफरेंट पार्ट ऑफ मुस्लिम्स है बॉम्बे में, यूनाइटेड प्रोविंस में, वो गवर्न है हिंदू लोग से अंटिल 1937 तक हिंदू लॉ जो सक्सेशन है इन द मैटर ऑफ सक्सेशन मतलब कि आगे सक्सेशन मतलब कि आगे जो भी प्रॉपर्टी है उसका कौन क्लेम कर सकता है, तो अभी तक 1937 तक तो हिंदू लॉ से ही गवर्न होता आया था, ठीक है। उसके अलावा एंड अंबेडकर ऑल्सो अंडरलाइन द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर पार्लियामेंट कुड मेक प्रोविजन अप्लाइंग टू द इन प्योरली वॉलंटरी मैनर में पार्लियामेंट चाहे तो अपने आप इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को बना सकती है, एनफोर्सेबल नहीं है, नॉट एनफोर्सेबल, ओनली स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर सिविल कोड, ठीक है। कुछ एनफोर्सेबल नहीं है, वॉलंटरी मैनर में यूसीसी के ऊपर कानून बना सकती है, ठीक है। अब लॉ कमीशन का क्या कहना है? 21st लॉ कमीशन उन्होंने काफ़ी स्टेक होल्डर्स के, काफ़ी लोगों के व्यूज़ और रिव्यूज़ पढ़े थे, फिर उनके बाद उन्होंने एक कंसल्टेशन पेपर निकाला। लॉ कमीशन ने कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं इशू करी थी, उन्होंने एक कंसल्टेशन पेपर पब्लिश करा था और उस पेपर का नाम था रिफॉर्म ऑफ फैमिली एंड वाज पब्लिश्ड ऑन 31st अगस्त 2018। तो ये एक तरह से जितने भी लॉज, जो भी रिफॉर्म्स हो रहे थे, जो भी अमेंडमेंट्स थे रिलीजियस लॉ में, तो उनके अगेंस्ट में आर्ग्यू कर रहा था, ठीक है। और उसने ये भी बोला थी साइटिंग सती, देवदासी, ट्रिपल तलाक एंड चाइल्ड मैरिज वाज एग्जांपल ऑफ सोशल एविल्स, ठीक है। तो एक तरह से हमें पता है कि सती, चाइल्ड मैरिज और ट्रिपल तलाक ये एक तरह से सोशल एविल्स है। और ग्रैब द रिलीजियस कस्टम एंड कमीशन ऑब्जर्व दैट द प्रैक्टिस डू नॉट कन्फर्म विद द बेसिक टेनेंट्स ऑफ, तो ये जो प्रैक्टिस है एक तरह से ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में थी, इस वजह से उन प्रैक्टिस में रिफॉर्म्स भी आया, ठीक है। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 6th शेड्यूल क्या कहता है? 6th शेड्यूल कहता है एडमिनिस्ट्रेशन इन द ट्राइबल एरियाज, और ठीक है, तो वो कहता है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए कल्चरल डाइवर्सिटी से, कल्चरल डाइवर्सिटी को इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, वहाँ के रहन सहन को या कोई भी उनका ट्रेडिशन है उसको इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बना लो, ठीक है। आज के टाइम में क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है, इन सबको हम कैसे गवर्न करेंगे, ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आना बहुत ज़रूरी है। और इसके ऊपर जुडिशरी भी इन्वॉल्व था अर्लियर 1952 में, तो अभी जुडिशरी इन्वॉल्व नहीं है टोटली, और यूसीसी वाज टेकन अप बाय द लॉ कमीशन, उससे पहले जुडिशरी ने भी इसके ऊपर इन्वॉल्व रहा था यूसीसी में 1952 में, तो अभी जुडिशरी इन्वॉल्व नहीं है, तो अभी ये टोटली एक लेजिस्लेचर का पूरा इशू है, ठीक है। नेक्स्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार अपनी रूलिंग में यूसीसी का बहुत ज़्यादा मेंशन किया है, यूसीसी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे जो इम्पोर्टेंट केस है वो है शाहबानो केस 1985 में हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस अलाउ कर दी थी शाहबानो को डाइवोर्स के बाद, लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने एक कानून बना दिया, और उस कानून के तहत इद्दत पीरियड होता है डाइवोर्स, मुस्लिम लॉ में एक इद्दत पीरियड होता है जिसमें डाइवोर्स के 90 डेज के अंदर उस कानून के अकॉर्डिंग 90 डेज के अंदर मेंटेनेंस मिल जानी चाहिए, लेकिन शाहबानो को 90 डेज से ज़्यादा हो गए थे, इस वजह से उनको मेंटेनेंस नहीं मिली थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले मेंटेनेंस के लिए अलाउ कर दिया था, लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने ऐसा कानून बनाया, मुस्लिम को में एक रिफॉर्म लेके आया कि इद्दत पीरियड में अगर आपको मेंटेनेंस मिल चुकी है तो वो एप्लीकेबल है, लेकिन इद्दत पीरियड के बाद, इद्दत पीरियड होता है अप्रोक्स 90 डेज। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार यूसीसी के फेवर में एक जजमेंट में यूसीसी का बहुत बार मेंशन किया है, और एक सरला मुगदल यूनियन ऑफ इंडिया केस था 1995 में, उसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट वाइल प्रोहिबिटिंग कन्वर्जन टू मुस्लिम टू बेनिफिट फ्रॉम द लॉज दैट अलाउ
पॉलीगैमी। तो मुस्लिम लॉ में पॉलीगैमी अलाउड है। पॉलीगैमी होता है एक से ज़्यादा शादी, ठीक है। तो सरला मुगदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या था कि उन्होंने क्या करा कि वो एक हिंदू थे, तो उन्होंने कन्वर्ट हो गए और उन्होंने मुस्लिम लॉ का फ़ायदा उठाना चाहा कि वो एक तरह से पॉलीगैमी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया था, ठीक है। तो ऐसे बहुत इंस्टेंस हुए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी का मेंशन बहुत बार करा है, ठीक है, यूसीसी का मेंशन बहुत बार करा है। सो लास्ट ईयर 22 में अक्टूबर में सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट के आगे प्ली करी है कि सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि यूनिफॉर्मिटी होना बहुत जरूरी है। यूनिफॉर्मिटी किस में? आपके जो ये डाइवोर्स के केसेस होते हैं, सक्सेशन के होते हैं, इनहेरिटेंस होता है, एडॉप्शन होता है, गार्जियनशिप होती है, तो इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और ऐसे ही न्यूज़पेपर की कुछ इंपॉर्टेंट, पूरा न्यूज़पेपर मैं डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपके सामने टॉपिक्स डिस्कस करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।